तो दोस्तों आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक 2 से 3 नंबर हर टीचिंग एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और आज हमारी सीडीपी थ्योरी सीरीज़ की क्लास 18 हम 17 क्लास पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़े हैं। टेलीग्राम जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो मेरा नाम है आकाश, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल आकाश टीचर अकेडमी में। तो हम यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए फ्री क्लास चलाते रहते हैं। मेन फोकस हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में, उनका जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत था उसके बारे में। कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उससे हल्के बना लें। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से ये बनती है। केवल फ़ोन के माध्यम से हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं, नोट कलेक्ट करते हैं और फिर अपलोड रिकॉर्डिंग शेयर करने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें नया वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए आप शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो में कुछ सुधार हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी जान लेते हैं, ठीक। सिगमंड फ्रायड के बारे में जो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाती है, हम नहीं कहेंगे कि नहीं आती है, आ जाती है। तो सिगमंड फ्रायड जो है, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड, लेकिन जो है यहाँ पर जी जो है जी इंग्लिश में लिखते हैं, जी साइलेंट हो जाती है, इसलिए हम इन्हें साइमन फ्रायड भी बोलते हैं कई जगह। इनका जन्म जो है 1856 में हुआ था, 1939 में इनकी डेथ हुई थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिगमंड फ्रायड का जन्म जो है मोविया नामक स्थान में हुआ था 6 मई 1855 को, ठीक है। साधारण यहूदी परिवार के थे, चेक गणराज्य में पड़ता है जो आपका मोविया नामक स्थान। तो इन्हें क्या है, मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और लिबडो, हाँ ये रहा पॉइंट, लिबडो उन्होंने जो काम शक्ति है ना, काम शक्ति को उन्होंने लिबडो कहा, जिससे व्यक्तित्व विकास का मुख्य प्रेरक बल माना उन्होंने बताया कि मानवीय व्यवहार जो है चेतन मन और बचपन के अनुभवों से संचालित होता है। मतलब जो हमारा मानवीय व्यवहार होता है ना, वो हमारे अचेतन मन में जो कुछ पूर्व अवधारणा या फिर पूर्व ज्ञान है उससे, और जो बचपन में हमारे साथ या हमारा वातावरण कैसा हुआ है, हमारा विकास कैसा हुआ, बचपन की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व आपका बनता है आगे जाकर। तो व्यक्तित्व के बारे में भी सिगमंड फ्रायड ने बताया कि व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक हैं, इदम, अहम, परम एहम। तो इदम है जो आपका पूर्णतः अचेतन होता है और सुख के सिद्धांत पर चलता है, ये जन्मजात होता है। मतलब ये बच्चों में प्रमुखता से पाया जाता है, ठीक है। मतलब बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो काम कर रहा है अच्छा या बुरा, नैतिक रूप से गलत है या सही है, लेकिन उसे प्लेज़र मिल रहा है, उसे सुख मिल रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो उसके जो बच्चा है उस टाइम वो इदम कैरी करता है, ठीक है। फिर आते हैं अहम, ईगो। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर जो है काम करता है, रिलेटिव प्रिंसिपल, और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाता है। मतलब इसमें जो बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे का विकास हो जाता है और वो थोड़ा समझदार हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि किशोरावस्था की बात कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक। किशोरावस्था से बात कर रहे हैं, किशोरावस्था से ऊपर की, ठीक। फिर हम सुपर ईगो की बात करते हैं। ये नैतिकता के सिद्धांत पर क्या करता है, ये समाज के नियमों, मतलब ये आप जो रोल मॉडल समझते हैं कि ये कोई आदर्श इंसान ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए की बात करते हैं। नहीं तो आज के टाइम में कोई भी सुपर ईगो कैरी नहीं करता है। मेरा तो मानना तो यही है कि कोई भी, क्योंकि ये पूरी तरह नैतिकता और आदर्शों के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष होता है और इसका विकास सबसे बाद में होता है, ठीक है। सुपर ईगो का विकास सबसे बाद में होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है और वैसे वैसे वह समाज के लोगों के संपर्क में आता है और लोगों की अंतर्क्रिया क्रिया के पश्चात वह अच्छे बुरे में अंतर समझने लगता है, ठीक है। इदम और परहम के बीच ना संघर्ष होना सामान्य सी बात है, क्योंकि
जो अहम के प्रति कार्य और व्यवहार लगभग वैसा ही होता है जैसे एक बच्चे के प्रति माता पिता के व्यवहार का होता है। परम अहम की प्रबलता के द्वारा व्यक्ति आदर्शवादी होता है। आदर्शवादी व्यक्ति में परम अहम मेन चीज़ है। अगर परम अहम नहीं है, सुपर ईगो नहीं है, तो आप उसे आदर्शवादी व्यक्ति नहीं कह सकते। तो मेन पॉइंट हमारा तो आपका जो 1 नंबर है यहाँ से आ सकता है, जो मैंने कहा था, ठीक है। और 1 नंबर आपका यहाँ से आ सकता है। और ये जो मेन टॉपिक आपका आज का है वो पढ़ने वाले हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं जो दी हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, इन्होंने 5 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। पहली आपकी जो है मुख्य अवस्था, क्या है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, ये जन्म से 18 माह तक होती है। कहाँ तक होती है? जन्म से 18 माह। यहाँ कामुकता का क्षेत्र जो है आपका मुंह पर केंद्रित होता है। कहाँ होता है? मुंह पर केंद्रित होता है। और ये इनका मानना था, जो सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि इस अवस्था में व्यक्ति के सेक्स का क्षेत्र मुंह में होता है, अर्थात मुंह के माध्यम से वह सेक्सुअल क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, निगलना, जबड़े या दांत निकल आने पर दबाना, काटना, ठीक है। तो मुंह के माध्यम से अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करता है। ये आपका सिगमंड फ्रॉइड का मानना है, ठीक है। शिशु चूसेंगे, आपने देखा कि निप्पल शिशु पीता है, निप्पल पीता है। और अभी कई सारी क्रिया करता है, जैसे लॉलीपॉप खाना, कई सारी क्रिया आप जानते हैं, चॉकलेट खाना वगैरह वगैरह होती है, कई सारी क्रिया। फिर हम बढ़ते हैं जो गुदी अवस्था, जिसे हम कहते हैं एनल स्टेज। क्या कहते हैं? एनल स्टेज। ये 18 माह से 3 वर्ष तक होती हैं। कहाँ से? 18 माह से 3 वर्ष तक। यहाँ पर आपका काम शक्ति जो है लिबिडो का क्षेत्र जो गुदाम में केंद्रित होता है, एनल में केंद्रित हो जाता है। और यहाँ बालक मलमूत्र त्यागने और देखने की प्रक्रिया में सुख का अनुभव करता है। मतलब बच्चे, कोई बच्चा जो होता है वो अपने मलमूत्र को, पोटी, सीधी सी बात बोले तो पोटी को रोके रखता है कई घंटों तक। और कोई ये कि मज़े के लिए बिना पैंट उतारे, बिना अंडरवियर उतारे उसमें कर लिया, टॉयलेट कर लिया, तो उससे थोड़ा सा प्लीजर मिलता है। आप ये मानेंगे नहीं, लेकिन ये सिगमंड फ्रॉइड चचा ने बोला है, ठीक है। इससे 1 साल की उम्र होने पर शिशु को जब स्तनपान बंद कर दिया जाता है, तो तब ये अवस्था समाप्त हो जाती है, ठीक है। सॉरी, हमने ये मुखावस्था के बारे में पढ़ ली। जो मुखावस्था है ना, मुखावस्था ये आपकी 1 साल की उम्र, 18 वर्ष से 18 माह लिखा है, 12 माह से 1 माह, 12 माह से 1 माह के बीच में इसे समाप्त बंद करना पड़ता है स्तनपान, और करना चाहिए। ज़्यादा लंबा स्तनपान ना उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कैसे करता है? कि इस अवस्था के प्रथम 6 माह में जब शिशुओं को अत्यधिक उत्तेजना या अपर्याप्त उत्तेजना, मतलब या तो उससे ज़्यादा, ये मुख्य अवस्था है, मुख्य अवस्था की बात कर रहे हैं, या तो उससे ज़्यादा ही निप्पल वगैरह की, मतलब उस मुख्य अवस्था ओरल स्टेज में उसको ज़्यादा रखा गया, मतलब ज़्यादा महीनों तक या ज़्यादा सालों तक, कोई बच्चा 4-5 साल तक भी निप्पल पीता है, माँ का स्तनपान करता है, ये बिल्कुल ही कतई ठीक नहीं है। 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल तक ही उन्हें निप्पल या स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है। और क्या आपका इस अवस्था में अंतिम 6 महीनों में अत्यधिक उत्तेजना और अपर्याप्त उत्तेजना मिलने पर व्यस्तता आने पर बच्चों में आक्रामकता, निराशावादी प्रवृत्तियाँ की प्रधानता होती है। मतलब जो ज़्यादा निप्पल वगैरह स्तनपान करते हैं, लिमिट से ज़्यादा करते हैं, उनमें जो है एग्रेसिवनेस आ जाती है, ठीक है। और वो जो है अपरिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। और ठीक है, और जिन्हें कम मिल पाता है निप्पल वगैरह, वो क्या है, निराशावादी प्रवृत्ति, निप्पल और स्तनपान जहाँ महिला कम कराती हैं, या फिर उन्हें फील, या फिर जो बच्चे हैं वो इस अवस्था का अनुभव नहीं कर पाते हैं किसी कारण, ठीक है। तो उनमें निराशावादी प्रवृत्तियाँ आने लगती हैं, और वो जो फ्यूचर में जाकर दूसरों पर ज़्यादा निर्भर
होना से फील करते हैं। ये आपने बहुत अच्छे पढ़ ली। हाँ, फिर से आपके आते हैं कि एनएल अवस्था पर हमने 18 मार्च से 3 बजे तक पढ़ी थी। इसमें क्या है, इस अवस्था को 2 भागों में बाँटा है इन्होंने फ्रायड ने, गुदा निष्कासन अवस्था और गुदा धारात्मक अवस्था। पहली अवस्था में जो है शिशु को मलमूत्र का परित्याग करने में लैंगिक शक्ति की प्राप्ति होती है, ठीक है। और दूसरी अवस्था में मलमूत्र को रोक कर रखने में उसे लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है। मतलब बच्चा पॉटी कर रहा है तो अभी उसे ज़्यादा पॉटी कर रहा है तो अभी उसे सुख की प्राप्ति होती है, और पॉटी नहीं कर रहा है, घंटों तक रोक के रख रहा है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। ये सिगमंड फ्रायड का मानना है, ठीक है। अब आपकी आती है थर्ड अवस्था। थर्ड अवस्था आपकी लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था जिसे फैलिक स्टेज कहते हैं। 3 से 6 वर्ष का इन्होंने आयुकाल होता है। 3 से 6 वर्ष, कहीं कहीं इन्होंने चौथे से 5वें साल तक भी इसको माना है, ठीक है। इस अवस्था में बालकों की यौन अभिरुचि जो एनल रीजन था ना, वहाँ से हटकर यौन अंगों में स्थापित हो जाती है, ठीक है, स्थापित हो जाती है। बच्चे यौन अंगों को छूने या उन्हें उनसे जो कौतूहल करने में काफ़ी आनंद लेते हैं। इस अवस्था में उत्पन्न अनुभूतियों की प्रधानता होने से बच्चों में वयस्क होने पर इश्कबाजी, संभोक्ता वगैरह वाली चीज़ आती है। मतलब क्या है, इसमें बच्चा, मैं थोड़ा सा, आप सभी 18 प्लस है तो मैं ऐसी बात कर सकता हूँ। इसमें बच्चा जो है ना, अपने जो लैंगिक अंग होते हैं, जैसे लड़कों का लैंगिक अंग होता है, लड़कियों का होता है, तो वो कैसे बताऊँ, तो ना अपने लैंगिक अंगों को छूकर या दूसरे लोगों के लैंगिक छूकर, मतलब उनको कोई गलत इंटेंशन नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं है। वो बच्चे निर्दोष प्राणी होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो उनकी गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी लैंगिक अंगों को छू कर मनोरंजन करते हैं, तरह तरह के ड्रामा करते हैं, ठीक है। उन्हें थोड़ा फीलिंग आती है, मतलब वो वाली गलत वाली फीलिंग नहीं आती है, मतलब ऐसे टॉय समझते हैं, ऐसा नहीं। तो वो ना अपने लैंगिक अंगों को टॉय समझते हैं या फिर कुछ खेलने वाली चीज़ समझते हैं, ठीक है। ये सिग्मंड फ्रायड ये बोल रहे हैं। इस अवस्था में 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ठीक। काफ़ी बार यहाँ से पॉइंट आ जाता है, और ये ऑडिपस इलेक्ट्रा से आती है। ऑडिपस जो है लड़कों में होता है माता के प्रति आकर्षण, और इलेक्ट्रा जो है लड़कियों में होता है पिता के प्रति आकर्षण। मतलब जो है, तभी तो बोलते हैं कि माँ का लाडला, लड़की क्या बोलते हैं, माँ का लाडला, और लड़की क्या होती है, पापा की परी बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं सिग्मंड फ्रायड का सिद्धांत उन्होंने पढ़ा होगा, मुझे तो नहीं लगता उन्हें सिग्मंड फ्रायड का नाम भी पता होगा। फिर ये हम कहते हैं, जो माँ है ना, माँ अपनी, जैसे अपनी पत्नी को कैसे चाहता है, अपनी पत्नी उसकी शादी होगी तो वो अपनी जो होने वाली पत्नी को कैसे चाहता है, वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी माँ की तरह हो, तो माँ की तरह प्यार करने वाली हो, माँ की तरह हो। तो अब जो लड़की है, लड़की क्या समझती है, लड़की चाहती है कि उनका जो फ्यूचर हस्बैंड है वो उसे पिता की तरह हो, ठीक है, पिता के प्रेम करने वाला हो, ये कहा गया है, ठीक है, ये कहा गया। फिर आपका आता है चौथी अवस्था। फिर आपकी आती है चौथी अवस्था, इसे हम अदृश्य अवस्था, सुप्त अवस्था भी कहते हैं। लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। और 6 से 12 वर्ष तक, कहीं कहीं 6 या 7 साल से 12 वर्ष तक जाती है। इस अवस्था में जो है, इस अवस्था में बच्चों में कोई भी नया कामुकता वाला क्षेत्र विकसित विकसित नहीं होता है। इस काल में जो काम शक्ति है सुप्त हो जाती है, मतलब थोड़ा सा उनमें जो है स्थायित्व आ जाता है, ठीक है। इस अवस्था में ज़्यादा साथ ही साथ लैंगिक इच्छाएँ हैं वो भी थोड़ा सा स्थायी रहती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी लैंगिक इच्छाओं को अनैतिक समझकर उनका दमन करते हैं। मतलब जैसे जैसे उन्हें कुछ फीलिंग आई, मतलब कुछ विचार आया अपने लैंगिक अंगों के या लैंगिक प्लीज़र के बारे में, तो वो मन ही मन खुद ही सोच लेते हैं कि नहीं ये गलत है, ये नैतिक रूप से सही नहीं है, ठीक है। तथा तथा अन्य भारी चीज़ों घटनाओं में अधिक रुचि दिखाना प्रारंभ करते हैं। इस तरह उनमें बहिर्मुखी
अभिरुचि अधिक उत्पन्न होती है। मतलब बच्चा उसमें लैंगिक जो प्लेज़र है उससे हटकर बच्चा क्या करता है, चित्रकारी करता है, पढ़ाई में लगता है, संगीत करता है, नृत्य करता है, खेल में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपकी काम शक्ति जो है लिबिडो वो शांत है, सशक्त होती है। फिर आती है जननेंद्रिय अवस्था या जेनिटल स्टेज, जिसे हम 12 वर्ष से आगे या 13 वर्ष से आगे की जो आयु होती है, सिग्मंड फ्रायड ने कहा ये मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में किशोर अवस्था तथा वयस्क अवस्था दोनों शामिल होती हैं, ठीक है। इस देखो गाइस, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं सारी चीज़ें पीडीएफ में ना आती हो, या फिर हर बार सेम विचार नहीं आते ना दिमाग में, कुछ नया नया निकल कर आते रहता है। तो जिस टाइम हमने पीडीएफ बनाई थी तो हो सकता है कि उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये सारे थॉट या ये सारे फैक्ट या ये सारे विचार नहीं आए हों जो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो लिखा है वो आप वो तो इम्पोर्टेंट है, बोल रहा है तो वो जो हम बोल रहे हैं वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, बढ़िया है। क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्लास बनाई जाती है, नहीं तो हर कोई पीडीएफ बनकर ही नौकरी पा लेता, ठीक है, पीडीएफ पढ़कर। तो फिर क्या है, हम कहाँ चले थे, हाँ, इस अवस्था के आरंभ होते ही किशोर एवं किशोरियाँ जो अनेक तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। उनमें जो उनके लैंगिक और जो लड़के लड़कियों को अलग करने वाले जो अंग हैं वो पूर्णतः विकसित होने लगते हैं, ठीक है, पहले, और उनके जो ग्रंथीय विकास है अच्छे से हो जाता है। इस अवस्था के प्रारंभ में जो है, इसकी अवस्था के प्रारंभ में ना समलिंग कामुकता होती है, होमोसेक्सुअलिटी, मतलब होमोसेक्सुअल मतलब लड़की लड़के के प्रति आकर्षित हो रही हैं, या फिर उनसे दोस्ती कर रही हैं, उनसे लगाव रख रही हैं लड़कियाँ, और लड़के लड़कियों में यारी दिखा रहे हैं, मतलब उन्हें सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्ती उनके लिए सब कुछ है, और उनके अपने दोस्तों की नकल भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप समझदार हैं। ये होता है आपका इस अवस्था के प्रारंभ में समलिंग कामुकता, जिसे हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। लेकिन 20 से 22 वर्ष की अवस्था में जो है आने पर विषम लिंग कामुकता आ जाती है, हेटेरोसेक्सुअलिटी, मतलब अब लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है, वो दोनों लैंगिक क्रियाएँ करते हैं, ठीक है। जो सब कुछ होता है सबको मालूम है, आप सभी परिपक्व हैं, कोई यहाँ पर बच्चा नहीं है जो मैं आपसे कुछ सिखाऊँ या आपसे कुछ छिपाऊँ, ठीक है। जैसे लड़कियों में लड़कों के प्रति आपने हमें बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी अवस्था पूरी होती है। फिर आप देखते हैं नीचे क्या बचा है, हाँ, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु तो देखते हैं जो सिग्मंड फ्रायड ने दिए थे, साइमन फ्रायड ने। इरोज जो है जीवन मूल प्रवृत्ति, कई बार पूछा गया है, ठीक है। जीवन मूल प्रवृत्ति जो है रचनात्मक कार्यों के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। और जो थैनाटोस है, थैनोस या थैनाटोस, मैं तो थैनोस पढ़ लेता हूँ उसे, इसे मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, ये विनाशकारी कार्यों के लिए बाहर निकल कर आती है। ये मन की अवस्था इस सिग्मंड फ्रायड ने बताई है, ये चेतन अवस्था होती है, एक अर्धचेतन अवस्था होती है और अचेतन अवस्था होती है, 3 अवस्थाएँ बताई हैं मन की। ये सारे आपके अलग से पॉइंट बनते हैं व्यक्तित्व वाले चैप्टर में, लेकिन अभी हम केवल पढ़ रहे हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, तो हमने उससे अच्छे से पढ़ा है और सारे पॉइंट हमने शॉर्ट में पढ़े हैं। जब इनका टॉपिक आएगा तब हम इन्हें भी अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो फिर से अब मैं सच बताऊँ, मैं यहाँ आपको इस वीडियो में मैंने 3 से 4 बुक का रेफ़रेंस लिया है। आपने नोट्स का लिया है, आपने नोट्स का लिया है, और इस 3 से 4 बुक का रेफ़रेंस लिया है, मैं खुद बोल लेता हूँ, ताकि ये क्लास परफेक्ट बने और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। सॉरी,